वेलकम बैक जावा के सीरीज में। इस वीडियो में हम लोग जावा सर्वलेट के बारे में देखेंगे कि सर्वलेट है क्या और इसका क्या यूज है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जावा में वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सर्वलेट को यूज किया गया। तो सर्वलेट को यूज करने के पहले यानी कि जब सर्वलेट नहीं था तो उस समय सबसे ज़्यादा यूज होता था CGI का। तो CGI मैं एक कॉमन सी बात आपको बता दे रहा हूँ। CGI में क्या था कि जितना बार रिक्वेस्ट किया जाता था, यानी कि कोई क्लाइंट यदि रिक्वेस्ट भेज रहा है तो हर एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग वो एग्जीक्यूशन करता था। यानी कि बार बार वहाँ पर जो CGI है, CGI के पास या CGI के जो सर्वर है, CGI के सर्वर को वो बार बार एग्जीक्यूट कराता था और देन हर एक प्रोसेस को सेपरेट एग्जीक्यूट करता था। तो जिसके चलते होता क्या था कि किसी भी टास्क को परफॉर्म कराने में समय ज़्यादा लग जाया करता था। तो इस टाइमिंग को घटाने के लिए और प्रॉपर एग्जीक्यूशन के लिए ये जावा ने एक अपना कंसेप्ट शुरू किया जिसको कहा सर्वलेट। तो नॉर्मली मैं बेसिक थिंग्स रखता हूँ, आप उसको समझिए। तो आप सबसे पहले तो आइए कि जावा सर्वलेट पर। जावा सर्वलेट आर सर्वर साइड कंपोनेंट्स फॉर क्रिएटिंग डायनामिक वेब एप्लीकेशंस इन जावा। डायनामिक वेब एप्लीकेशंस का मतलब है कि हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके कंटेंट्स को चेंज कर सकते हैं, यानी टाइम टू टाइम जो वैरी कर जाए। A servlet is a Java class that processes HTTP request and generates HTTP response। यानी सिंपल हम ये कहें कि ये डिपेंड करता है रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स की टेक्निक पर। यानी कि रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा और उसके अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स जनरेट करता है। अलाउइंग वेब सर्वर्स टू जनरेट कंटेंट डायनामिकली। यहाँ जो कंटेंट होगा वो क्या होगा, डायनामिकली होगा। यानी कि ईच एंड एवरी रिक्वेस्ट जो होगा उसके लिए कंटेंट उसके अकॉर्डिंग होगा, बदलेगा। सर्वलेट्स आर ए की कंपोनेंट ऑफ जावा इंटरप्राइज एडिशन, यानी जावा EE के लिए। टेक्नोलॉजी प्रोवाइडिंग ए पावरफुल एंड फ्लेक्सिबल मीन्स ऑफ बिल्डिंग सर्वर साइड एप्लीकेशंस। ये जो टेक्नोलॉजी लाई गई वो इसलिए लाई गई कि सर्वर साइड एप्लीकेशंस को बेटर तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सके। किसके लिए, जावा के लिए। सर्वलेट्स आर द जावा काउंटर पार्ट टू डायनामिक वेब कंटेंट टेक्नोलॉजीज सच एज CGI, PHP और ASP। यानी कि यदि डायनामिक वेब पेज बनाने के लिए यहाँ पर जो टेक्निक यूज की जाती थी, जैसा कि सर्वलेट में अभी कह रहे हैं कि डायनामिक वेब पेज बनता है तो पहले CGI है, PHP है या ASP को यूज करते हैं, किया जाता था। तो CGI कॉमन गेटवे इंटरफेस ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर था उस समय किसी भी तरह के वेब पेज को डेवलप, यानी कि डायनामिक वेब पेज को डेवलप करने के लिए। ASP माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, एक्टिव सर्वर पेजेस जिसको कहते हैं। अब आइए आते हैं कि थोड़ा सा बैक। ये तो ठीक है कि सर्वर साइड एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए या वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जावा सर्वलेट को बनाया गया। अब बात आते हैं कि थोड़ा सा बैक, यानी कि बिफोर सर्वलेट की बात करते हैं। तो बिफोर सर्वलेट्स वी हैड CGI यानी कॉमन गेटवे इंटरफेस। इट इज स्टैंडर्ड वे फॉर ए web server to pass a user request to an application program and receive the response to forward to the user। आप सिंपल सा चीज़ जानिए, जैसा कि नीचे आप फिगर भी मैंने ऐड कर दिया दो, एक सेपरेट सर्वलेट के लिए और एक जिसमें कि CGI और सर्वलेट दोनों की बात मैंने किया था। देखिए अब जैसे रिक्वेस्ट यहाँ से भेजेंगे तो ये किसके पास जाएगा, सर्वर किसको भेजेगा, CGI के पास भेजेगा। CGI उससे अपना एग्जीक्यूशन मोड में लाएगा और एग्जीक्यूशन के लाने के बाद इस एप्लीकेशन के लिए रिस्पांस जनरेट करके सर्वर को रिटर्न करेगा और सर्वर उस रिस्पांस को रीथ्रो कर देगा, किसको, क्लाइंट को। ये काम करता है आपका CGI या
सर्वलेट। अब देखिए, यदि आगे इसमें आप चलते हैं तो कि व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट्स वेब पेज, द सर्वर सेंड्स बैक द रिक्वेस्टेड पेज। यदि रिक्वेस्ट करता है तो वो कहाँ भेजेगा आपको? सर्वर रिक्वेस्ट पेज। जैसे ही आप रिक्वेस्ट किया गया वो सर्वर को गया। हाउएवर व्हेन अ यूजर fill out a form on a web page and sends it in, it is processed by an application program। ये प्रोसेस किया जाता है किसके द्वारा? एप्लीकेशन में। मान लो आपने रिक्वेस्ट किया कि फलाना.com, तो यहाँ से सर्वर उसको क्या कर दिया कि सर्वर यहाँ से वो रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया आपको, यानी कि वेब ब्राउज़र पर आपको वो खुल गया। और खुलने के बाद जब आप उसमें डेटा डालें तो डेटा डालने के बाद आप क्या करते हैं? उसको सेंड कर देते हैं, यानी कि सेव पर मान लो क्लिक किया तो वो क्या करेगा? लेकर के जाएगा किसके पास? आपके यदि CGI है तो CGI के पास लेकर के जाएगा, और CGI रिस्पॉन्सिबल है डेटाबेस से इंटरेक्शन के लिए। वो समझता है कि कैसे उसको हम इंटरेक्ट करेंगे। तो द वेब सर्वर टिपिकली पासेस द फॉर्म इंफॉर्मेशन टू small application program। This program processes the data and sends back confirmation message। This process of passing data back and forth between the server and the application is called the common gateway interface। कि सर्वर से लेकर के जैसे ही ये कॉल किया सर्वर को तो ये क्या हो गया कि CGI के पास आया, CGI उसको क्या किया? रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया, और ये फिर वापस सर्वर को दिया, और सर्वर उसको ट्रांसफ़र कर दिया किसके पास? क्लाइंट के पास। तो इसी को क्या कहा गया? CGI कहा गया, कॉमन गेटवे इंटरफेस। कि हमको देखने में लग रहा है कि हम सर्वर को दे रहे हैं, और सर्वर इंटरनली किसको कॉल कर ले रहा है? CGI को कॉल कर रहा है, और यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट जो भी किया CGI उसको रिथ्रो कर दिया किसके लिए? क्लाइंट के लिए। तो इट इज़ अ पार्ट ऑफ वेब्स हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, यानी HTTP का ये पार्ट है। तो आप देखिए, आपको मैं एक आर्किटेक्चर समझाता हूँ, शायद आसान है, कोई ज़्यादा ये नहीं है। जब क्लाइंट या वेब ब्राउज़र रिक्वेस्ट करता है तो रिक्वेस्ट करने के बाद ये किसको जाएगा? आपके वेब ब्राउज़र। तो वेब ब्राउज़र उसको कहाँ भेज देता है कि वेब कंटेनर के पास, और वेब कंटेनर उसको सर्वलेट के पास भेज देगा। और सर्वलेट क्या करेगा कि उसको डेटाबेस से कैसे एक्सेस करना, क्या करना, वो यहाँ से लिया और लेकर के देन रिस्पॉन्स जनरेट किया, और ये दे दिया किसको? वेब ब्राउज़र को। वेब ब्राउज़र कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? आपके क्लाइंट पर, यानी कि स्क्रीन पर आपको वो डिस्प्ले करने लग जाता है। तो यही इसका इंटरनल आर्किटेक्चर होता है। अब लेकिन एक तो बात आएगी कि दोनों में डिफरेंस क्या है, कि जब दोनों एक ही तरह से काम करता है, इस फिगर में मैंने दोनों को एक साथ बाइंड किया, तो फिर ये आपके मन में आएगा कि आखिर ये दोनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ। देखिए, यदि डिफरेंसेस देखें तो अलग अलग टेक्निक के बेस पर यदि देखें तो वो ज़्यादा बेटर होगा। तो यदि उसके हम मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो होता है कि जो हमारा CGI का प्रोग्राम है वो कॉमन लिखा जाता है, यानी उसके लिए किसी आपको सेपरेट सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती है, ये डायरेक्ट आपका ऑपरेटिंग सिस्टम से हैंडल हो जाता है। तो मैंने इसमें दिया कि प्रोग्राम्स आर रिटन इन द नेटिव OS। लेकिन सर्वलेट के प्रोग्राम में क्या होगा? प्रोग्राम इम्प्लाइड यूजिंग जावा इंस्टॉल होना चाहिए। जावा जब तक आपके सिस्टम में नहीं होगा सर्वलेट काम नहीं करेगा। दूसरा है कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी के बेस पर आते हैं, तो जो CGI है यह प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट हो जाता है। और जो सर्वलेट की बात करेंगे कि प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी से इसको कोई मतलब नहीं होता है। आगे आ जाइए कि यदि कि क्रिएशन के प्रोसेस को यदि हम देखें तो उसके बेसिस पर देखेंगे तो ईच क्लाइंट रिक्वेस्ट क्रिएट इट्स ओन प्रोसेस। देखिए, यहीं पर मेन अंतर है, जो कि मैं आपको बताया ना कि वो प्रोसेस को क्रिएट करता है। कि यहाँ पर हर एक क्लाइंट, यानी कि जितना बार रिक्वेस्ट भेजा जाएगा CGI के पास यदि आया तो हर एक के लिए अगला अलग अलग प्रोसेस ये जनरेट कर देगा। यदि 5 बार कॉल करेंगे ना तो 5 अलग अलग यहाँ से प्रोसेस वो जनरेट करेगा। लेकिन इसके साथ जो यदि हम सर्वलेट के साथ देखते हैं तो प्रोसेसेस आर क्रिएटेड
डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द क्लाइंट रिक्वेस्ट। यदि मान लो 5 अलग अलग वेबसाइट के लिए रिक्वेस्ट है, तो चाहे वो CGI में भेजो या सर्वलेट में भेजो, पांचों अलग अलग ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लेकिन यदि सपोज करो कि एक ही वेबसाइट के लिए 3 रिक्वेस्ट आ गया, हाँ, तो CGI क्या करता है कि यहाँ से 3 अलग अलग प्रोसेस जनरेट कर देता है, लेकिन सर्वलेट क्या करता है, यहाँ से एक ही प्रोसेस जनरेट करेगा और वो सर्वर को दे देगा, सर्वर उस तीनों को अलग अलग ट्रांसफर कर देगा। तो दोनों में अंतर क्या होगा कि CGI को समय ज़्यादा लग जाएगा और सर्वलेट को समय कम लगेगा, क्योंकि तो एक ही प्रोसेस जनरेट करेगा तीनों के लिए, और ये क्या करेगा, तीनों के लिए अलग अलग प्रोसेस जनरेट करेगा। यहीं से डिफरेंस हो जाता है दोनों में। अब देखिए, इसके बाद यदि इसके कन्वर्सन ऑफ स्क्रिप्ट को यदि देखें, तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटेबल्स, यानी कि नेटिव ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या सर्वर है वो उसके अकॉर्डिंग ये चलता है। और यहाँ पर क्या होगा कि कंपाइल टू जावा बाइट कोड, हाँ, कि जैसा एग्जीक्यूटेबल माने उसका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा उसके अकॉर्डिंग ये चला, और ये क्या कर दिया कि बाइट कोड के अकॉर्डिंग चलता है, यानी कि जैसा जावा बाइट कोड कहेगा उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगा। यानी कि आप जान ही रहे कि बाइट कोड क्या है, हाँ? तो बाइट कोड में क्या होगा कि एक बार कंपाइल करने के बाद जावा अपने एक नेटिव कोड में बदल लेता है, यानी कि एक इंटरमीडिएट कोड में बदल लेता है, उसको जावा बाइट कोड कहते हैं। अब देखिए, अब रन करने के यदि देखें तो ये आपका क्या होगा कि सेपरेट प्रोसेस रन करता है, और ये जब भी रन करेगा तो इसके लिए क्या चाहिए, JVM चाहिए। तो जब तक जावा इंस्टॉल नहीं होगा तो JVM उस पर रिस्पॉन्स कैसे जनरेट कर सकता है डायरेक्टली। तो ऐसे नॉर्मली सारे ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ JVM रहता ही रहता है, इसलिए कोई टेंशन वैसा नहीं होता है। अब सिक्योरिटी के पर्पज से यदि देखें, हाँ, तो इस पर आपको मैंने बार बार अटैक होते रहता है, लेकिन ये रिस्ट्रिक्ट है यानी अटैक से। और उसके बाद स्पीड के अकॉर्डिंग यदि देखें तो आपको मैं बता ही चुका हूँ कि जो CGI है ये स्लोअर होगा और सर्वलेट जो है ये क्या होगा, फास्टर होगा। तो वही है, स्पीड के अकॉर्डिंग ये स्लोअर होता है और ये फास्टर होता है। स्लोअर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये प्रोसेस बार बार जनरेट करेगा, यानी कि सेम ही रिक्वेस्ट है, एक ही पेज के लिए है, तो उस केस में भी ये अलग अलग जितना बार रिक्वेस्ट उतना बार रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, यानी प्रोसेस जनरेट करता है। और जबकि सर्वलेट ऐसा नहीं करता है। प्रोसेसिंग ऑफ स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग देखिए तो ये क्या है कि डायरेक्ट है, और ये क्या करेगा कि ये ट्रांसलेट या कंपाइल करता है सर्वलेट, यानी कि बिफोर रनिंग द स्क्रिप्ट्स इट इज़ ट्रांसलेटेड एंड कंपाइल्ड, और ये डायरेक्ट एग्जीक्यूशन मोड में लेकर के जाता है। पोर्टेबिलिटी में देखें तो ये पोर्टेबल नहीं होता है, ये पोर्टेबल होता है। तो ये तो कंपैरिजन हो गया, या आप सिंपली इसको डिफरेंसेस भी कह सकते हैं, कि दोनों में क्या अंतर है, आप यहाँ से कर सकते हैं अंतर। सारा मैंने आपको मोटा मोटी एक बता दिया, लेकिन ये याद रखना सिर्फ कि आपको परेशानी कहाँ से है दोनों के बीच में। यदि अंतर की बात आएगी तो CGI जो है ये याद रखना है कि बार बार उसका क्या करेगा, प्रोसेस जनरेट करता है, जितना बार रिक्वेस्ट आया रहता है, चाहे वो सेम हो डिफरेंट हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन सर्वलेट जो है सिमिलर यदि कोई रिक्वेस्ट है तो उस केस में एक ही प्रोसेस जनरेट करेगा और उसी को सर्वर को देता है, और सर्वर उसी का कॉपी करके ट्रांसफ़र करते जाता है। और देखिए यही चीज़ सेम जो सर्वलेट काम करता है, यही सेम नेचर होता है ASP का भी। कि ASP में क्या होता है कि जब मैंने जहाँ से आपको कहिए कि डायनामिक पेज की बात हो गई, यानी कि जो हम .NET फ्रेमवर्क की बात करते हैं, तो .NET फ्रेमवर्क से जब ASP आया क्लासिक को छोड़ करके, तो उस केस में भी सेम यही काम करता है। ये क्या करेगा कि एक ऑब्जेक्ट बना करके रख देता है, और यदि रिक्वेस्ट दोबारा आया तो उसी ऑब्जेक्ट के रिप्लिका बना करके ये ट्रांसफ़र करता है, और सेम वही कंसेप्ट आपका सर्वलेट भी कराता है। हाँ, लेकिन CGI वैसा नहीं कर सकता है। अब आते हैं कि सर्वलेट के आर्किटेक्चर पर, मैंने आर्किटेक्चर पहले भी डाल रखा है। अब देखिए सर्वलेट के आर्किटेक्चर पर आते हैं कि आखिर क्या क्या चीज़ इसमें होता है। आर्किटेक्चर के अकॉर्डिंग यदि देखें तो द सर्वलेट आर्किटेक्चर involves several components working together to handle client request and generate response। कि यहाँ से जो क्लाइंट रिक्वेस्ट किया वो सर्वर तक आया, और सर्वर से फिर यहाँ से जो रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, ये पूरा क्या है, आर्किटेक्चर कैसे हैंडल होता है, इसके बारे में अब आते हैं। तो यही इसका आर्किटेक्चर कहलाता है। देखिए सबसे पहला क्या है कि क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा,
बिना क्लाइंट के रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स जनरेट करने का कोई सवाल ही नहीं होता कि क्लाइंट टिपिकली ए वेब ब्राउजर सेंड्स एन HTTP रिक्वेस्ट टू द वेब सर्वर। ये यहाँ से क्या कर दिया, वेब सर्वर को भेज दिया अपना रिक्वेस्ट। तो इसके बाद क्या होगा, अब उस जो रिक्वेस्ट आया है, अब उसको क्या करेगा कि वेब सर्वर हैंडल करेगा। कैसे करेगा, अब इसको देखिए। द वेब सर्वर रिसीव्स द रिक्वेस्ट एंड फॉरवर्ड टू इट द सर्वलेट कंटेनर, ऑल्सो नोन एज द वेब कंटेनर और सर्वलेट इंजन। यानी कि जो सर्वलेट कंटेनर है, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, सर्वलेट कंटेनर है यहाँ नीचे देखिए, वेब कंटेनर या सर्वलेट कंटेनर है ना, वेब सर्वर या सर्वलेट कंटेनर यहाँ पर है, ठीक है। या आपका यहाँ जैसे वही चीज़ है ये कि वेब कंटेनर जो है यही सर्वलेट कंटेनर कहलाता है। अब देखिए, द सर्वलेट कंटेनर मैनेजेस द लाइफ साइकिल ऑफ सर्वलेट्स। अब लाइफ साइकिल क्या है, लाइफ साइकिल इस वीडियो में तो मैं बता नहीं पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। अगली वीडियो में इसके लाइफ साइकिल के बारे में चलूंगा। तो अब देखिए, अब तीसरा स्टेप क्या है कि ठीक है, यहाँ से ये भेज दिया वेब कंटेनर को। वेब कंटेनर क्या करेगा उसका, अब देखो आपका कि द सर्वलेट कंटेनर इंटरप्रेट्स द रिक्वेस्ट URL एंड डिटरमाइन विच सर्वलेट शुड हैंडल इट। अब है कि अब तो यहाँ पर एक बात तो आती है कि विच सर्वलेट शुड हैंडल इट। तो सर्वलेट भी दो तरह का होता है, ये नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा उसके बारे में कि इफ द सर्वलेट इज नॉट ऑलरेडी लोडेड इट क्रिएट्स अ न्यू थ्रेड फॉर इट। यदि सर्वलेट लोड नहीं है तो इसके लिए क्या करता है, नया थ्रेड बनाता है, प्रोसेस नहीं करता, थ्रेड बनाता है। थ्रेड क्या है, लाइट वेट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेड। इट मल्टीपल रिक्वेस्ट्स आर रिसीव्ड फ्रॉम द सेम सर्वलेट, ए सेपरेट थ्रेड इज क्रिएटेड फॉर ईच रिक्वेस्ट। यहाँ आप देख सकते हैं कि रिक्वेस्ट जैसे हुआ तो एक सेपरेट थ्रेड बनाया और ये ट्रांसफर किया किसको, सर्वलेट को। इसी तरह से रिक्वेस्ट आया, थ्रेड बनाया, इसको ये भेजते चला गया। तो थ्रेड इसलिए बनाता है क्योंकि देखिए एक थ्रेड सेपरेट एक रिक्वेस्ट के लिए काम कर रहा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एक जैसे ही यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट हुआ, रिस्पॉन्स जनरेट होने के बाद दूसरा जो रिक्वेस्ट आया वो भी सेम ही मिला, तो एक ही थ्रेड से दोनों का काम निकाल लेता है। हाँ, तो जिसके चलते क्या होता है कि उसको समय कम लगता है। नेक्स्ट इसके बाद क्या होगा कि जब जैसे ही सर्वलेट के पास गया तो सर्वलेट उसको क्या करेगा कि हैंडल करने का अब प्रयास करेगा। तो सर्वलेट एग्जीक्यूशन में आता है, चौथा स्टेप इसका होता है। द सर्वलेट प्रोसेसेस द इनकमिंग रिक्वेस्ट बाय इंटरेक्टिंग विद द डेटाबेस और माने डेटाबेस जो यहाँ आप देख रहे थे, देखिए ये डेटाबेस, तो यहाँ जैसे इसके पास मिलेगा तो ये क्या करेगा कि अब जैसा रिक्वेस्ट होगा, रिक्वेस्ट के अकॉर्डिंग वो डेटाबेस के थ्रू से इंटरेक्ट करेगा कि उससे डेटा लेना है या देना है, जो भी करना है वो इससे लिया और लेने के बाद देन रिस्पॉन्स जनरेट कराता है। ठीक है, वही चीज़ मैं यहाँ लिख रहा था कि परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशन, डेटाबेस और परफॉर्मिंग अदर ऑपरेशंस, इट जनरेट्स ए रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट विच इज सेंड्स बैक टू द वेब सर्वर। और यहीं से जैसे ही ये यहाँ से ले लिया डेटा, लेने के बाद यहाँ से ये रिस्पॉन्स को क्या करेगा, जनरेट कर देगा और इसको भेज देगा किसके पास, ब्राउजर के तरफ। हाँ, अब देखिए कि रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। अब ये क्या करेगा, द वेब सर्वर सेंड्स द रिस्पॉन्स जनरेटेड बाय द सर्वलेट बैक टू द क्लाइंट, कंप्लीटिंग द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल। यानी कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल क्या है यहाँ देखिए, ये ऊपर वाले में आपको समझ में आएगा। इधर से आपको मान लो सबमिट किया, वेब सर्वर के पास गया, ये भेजा सर्वलेट को, सर्वलेट यहाँ से रिस्पॉन्स जनरेट किया, रिस्पॉन्स जनरेट करने के बाद यही रिस्पॉन्स क्या कर देता है, रिडायरेक्ट कर दिया किसके पास, वेब ब्राउजर के पास। तो इधर से ये भेजा तो इधर से ये रिस्पॉन्स जनरेट कर दिया। तो हमको तो ये लगता है, आप जब इसके आर्किटेक्चर को समझेंगे तो आपको लगेगा कि यहाँ से हम भेजे सर्वर को और सर्वर हमको जनरेट कर दिया, लेकिन सर्वर इंटरनली कितना पापड़ बेल रहा है इसको समझने के लिए आपको इसके आर्किटेक्चर को जरूर दिमाग में रखना चाहिए। यदि आप ये आर्किटेक्चर नहीं समझ पाइएगा तो उस केस में क्या होगा कि आपको लगेगा दो काम तो सब एक ही कर रहा है। नहीं, ये है देखिए इतना ही 5 गो पापड़ बेलता है एग्जीक्यूशन में, तब जाकर के आपको रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अगली वीडियो जो लेकर के आएंगे उसमें आपको बताएंगे इसके लाइफ साइकिल के बारे में कि कैसे लाइफ साइकिल इसका क्या है सर्वलेट का, और उसके साथ ही साथ ये भी आपको यहाँ क्लियर कर देंगे कि किस तरीके से जो 2 पार्ट मैंने बताया कि 2 पार्ट सर्वलेट का है,
वो क्या काम करता है और क्यों उसको बांटा गया, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।